वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में देखा था। वीडियो की लेंथ काफी हो गई थी, तो इसलिए मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओवरटेकिंग जोन से हम स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरटेकिंग जोन? जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ये समझाया था आपको कि कोई भी एक लेंथ ऑफ रोड आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, चाहे लेंथ ऑफ रोड 700 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस लेंथ ऑफ रोड में आप किसी भी सेक्शन पे देखेंगे, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लिया, कहीं भी देख लिया, अलोंग द कंप्लीट टोटल लेंथ ऑफ रोड आपका एट एनी सेक्शन मिनिमम डिस्टेंस, जो रोड पे मिनिमम साइड डिस्टेंस जो होना चाहिए वो ऑलवेज मस्ट बी अवेलेबल। एंड व्हाट इज मिनिमम साइड डिस्टेंस? इट इज हमेशा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका हमेशा होना चाहिए। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज दैट कि अलोंग द कंप्लीट लेंथ ऑफ रोड वी आर एबल टू प्रोवाइड द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरे लेंथ ऑफ रोड में उतना ही चौड़ा रोड बना दिए। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम क्या करते हैं, एट सम इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां पे ओवरटेकिंग का चांसेस, ऐसे लोकेशन पे जहां पे ओवरटेकिंग का चांसेस होता है, उनको आइडेंटिफाई करके वी प्रोवाइड द ओवरटेकिंग जोन्स देयर। ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करने का क्या मतलब है? जो रास्ता पहले था उसे थोड़ा और ज्यादा चौड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपका ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करने का, कि इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली टू प्रोवाइड द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अलोंग द कंप्लीट लेंथ ऑफ रोड, hence at some particular location, okay, which are most favorable for overtaking, we provide overtaking zones there. अब जहां भी overtaking zone हम प्रोवाइड करेंगे वो रास्ता एकदम एक क्लियर स्ट्रेट स्ट्रेच होना चाहिए, एकदम सीधा, ये नहीं कि कर्व स्ट्रेच है। वो रास्ता भी एकदम स्ट्रेट, क्लीन विजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो देखिए ये ओवरटेकिंग जोन कैसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो साइड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। साइड डिस्टेंस तो कहीं पर भी आपको मिलेगा, उतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ही है, वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए ओवरटेकिंग जोन होता कैसा है। ये मान लीजिए आपका सांकड़ा रोड है, ठीक है, दिस इज योर सांकड़ा रोड। तो आपने क्या किया, रोड चौड़ा कर दिया, रोड को एक्सपैंड कर दिया। तो ये जो जोन आप बना रहे हो, दिस इज योर ओवरटेकिंग जोन। ओके, दिस इज योर ओवरटेकिंग जोन। अब देखिए व्हीकल जो है वो लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है और राइट से लेफ्ट भी आ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने वाले व्हीकल को भी किसी व्हीकल को ओवरटेक करने की जरूरत पड़ेगी, और राइट टू लेफ्ट आने वाले व्हीकल के लिए भी किसी व्हीकल को ओवरटेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक ही जोन प्रोवाइड करें जो कि दोनों तरफ के व्हीकल्स के लिए काम कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्नल पोस्टिंग का अरेंजमेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर जो व्हीकल्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उनके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिग्नल पोस्ट दिया। इसको मैं कहता हूं सिग्नल पोस्ट 1। ठीक है, अब ये जो सिग्नल पोस्ट मैं दूंगा, ओवरटेकिंग जोन मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो चौड़ा वाला एरिया वो मेरा ओवरटेकिंग जोन, मान लो कि वो एक्चुअल ओवरटेकिंग जोन है, तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा जो सिग्नल बोर्ड होगा, सिग्नल पोस्ट, वो कितने डिस्टेंस पे होगा, मिनिमम 1 OSD। ठीक है, OSD जो डिजाइन OSD है, जितना लेंथ आएगा उतने लेंथ पहले, उतने मीटर पहले हम एक सिग्नल पोस्ट देंगे, कि ये बताने के लिए ड्राइवर को कि आगे ओवरटेकिंग जोन है, ओवरटेकिंग जोन इज अहेड। ये साइन लगा के एक साइन बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, समझ गए? ओके, जैसे ही ड्राइवर यहां तक पहुंचेगा उसको दिख जाएगा कि आगे ओवरटेकिंग जोन है। उसके बाद हम यहां पे और एक बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, ये एक डिमार्केशन दिया, यहां पे और एक सिग्नल पोस्ट लगा देंगे, इसको मैं कह देता हूं SP2। मतलब कि ओवरटेकिंग जोन आपके लिए अब समाप्त हो चुका है। समझ गया? ओवरटेकिंग जोन आपके लिए अब समाप्त हो चुका है, अब आपके लिए ओवरटेकिंग जोन नहीं है। सिमिलरली जो गाड़ी राइट टू लेफ्ट आ रहा है, मतलब इधर से जो गाड़ी आ रहा है राइट टू लेफ्ट, इसके लिए भी सेम मार्किंग देंगे। तो यहां पर हमने एक मार्किंग दे दिया। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैंने कह दिया SP1। ओके, ये भी हम कितना डिस्टेंस पहले देंगे, OSD डिस्टेंस पहले हम इस बोर्ड को लगाएंगे, 1 OSD। फिर
इधर भी इस तरफ यहाँ पे और एक मार्किंग दे देंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक मार्किंग और दे दिया, इसको मैं कह दिया SP2। SP2 का मतलब क्या हुआ, जो व्हीकल राइट टू लेफ्ट आ रहा है ये R2L के लिए, R2L के लिए, ये L2R के लिए। जो व्हीकल राइट से लेफ्ट में आ रहा है उसके लिए ओवरटेकिंग जोन अब समाप्त हो गया है, ये शो करेगा ये वाला पॉइंट, SP2 वाला पॉइंट। क्लियर है? तो अब देखो, अब ये जो हम SP2 का सिग्नल बोर्ड लगाएंगे कि आपका जो ओवरटेकिंग जोन है वो समाप्त हो गया, वो कितना लगाएंगे, कम से कम ये भी हम लगाते हैं 1 OHD डिस्टेंस पहले। ठीक है, ये भी 1 OHD। नाउ ये जो बीच का डिस्टेंस रहता है ये कितना रहता है, इट इज जनरली 1 to 3 OHD। समझे क्या? ये डायग्राम समझ में आ गया ओवरटेकिंग जोन का? ठीक है, डायग्राम बना लो। अब यहां से मैं आपको बताता हूं दो बातें। सबसे पहले तो ये लिखिए SP1 और SP2 का मतलब क्या है। SP1 का क्या मतलब हुआ, ओवरटेकिंग जोन अहेड। ये साइन बोर्ड का मतलब हुआ ओवरटेकिंग जोन अहेड। SP2 का क्या मतलब हुआ, ओवरटेकिंग जोन एंड। ओवरटेकिंग जोन एंड, खत्म हो गया ओवरटेकिंग जोन। ठीक है, तो हमने दोनों बगल के ट्रैफिक के लिए ये प्रोवाइड कर दिया। अब मेरे को बताओ कि मिनिमम लेंथ ऑफ एक मिनट, ओवरटेकिंग जोन कितना होगा, ओवरटेकिंग जोन कितना होगा, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, एंड सिमिलरली व्हाट इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। तो ये डायग्राम को देखिए जो अभी अभी हमने बनाया आपके लिए, इस डायग्राम को देखिए। किसी भी व्हीकल के लिए, चाहे वो लेफ्ट टू राइट के लिए देख लीजिए या राइट टू लेफ्ट के लिए देख लीजिए, जो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन है, देखिए वो मैं आपको काउंट करवाता हूं तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा। देखिए 1 OHD यहां पे हो गया, 1 OHD प्लस फिर ये वाला 1 OHD हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे, यहां से यहां तक मैंने क्या बोला, रेंज, इस जोन का रेंज क्या होगा 1 to 3 OHD, मतलब या फिर 1 या फिर 3। ठीक है, तो मिनिमम कितना होगा 1 OHD प्लस 1 OHD प्लस 1 OHD 3 OHD मिनिमम। मैक्सिमम कितना होगा 1 OHD प्लस 1 OHD प्लस 3 OHD मीन्स 5 OHD टोटल। समझ गए चीजों को, एग्जाम में पूछता है। ओके, तो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन विल बी 3 times OHD एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन किसी भी व्हीकल के लिए हम कितना प्रोवाइड करते हैं रोड पे, 5 times OHD। ये OHD क्या है, ये जस्ट डिजाइन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, जो कैलकुलेशन मैंने आपको अभी समझाया था, D1 प्लस D2 प्लस D3। समझ में आया? अब D1 प्लस D2 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी रोड। अब वो जो रोड है वो मैंने क्या बताया था, एक ऐसा रोड जिसमें एक लेन से दूसरे लेन को आ सकते हैं, मतलब 2 लेन रोड विथ 2 वे ट्रैफिक, उसको हम ये भी कहेंगे दूसरा टर्म कि अनडिवाइडेड रोड, मतलब उसमें डिवाइडर नहीं है। ये टर्म भी क्वेश्चन में डाल सकता है वो लोग। दूसरा टाइप का रोड मैंने क्या बोला, जिसमें डिवाइडर है, मतलब वो रोड क्या हो गया, डिवाइडेड रोड, या फिर और टेक्निकली उसको कैसे कहा जाता है, 2 लेन रोड विथ 1 वे ट्रैफिक। समझ में आ गया? तो अनडिवाइडेड रोड एंड डिवाइडेड रोड भी आपको दिख सकता है, तो उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। अनडिवाइडेड रोड के लिए D1 प्लस D2 प्लस D3, डिवाइडेड रोड के लिए D1 प्लस D2। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी वेरी सब क्लियर है। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूं एक और तरह का साइड डिस्टेंस होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट, अच्छा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को देखने से पहले ये देखिए कि ओवरटेकिंग जोन का जो एक्चुअल लेंथ है उसका मेजरमेंट कहां से कहां तक होता है। तो ये देखिए,
ये मार्किंग भी कर लो कि एक्चुअली ओवरटेकिंग जोन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। ये तो कंफ्यूजन होगा। वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। दिस इज योर लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। ठीक है। सो इसका आप यहां पर भी देख सकते हो। तो मिनिमम लेंथ कितना हो गया, OHD प्लस 1 OHD प्लस OHD 3 OHD। मैक्सिमम कितना, OHD प्लस 3 OHD प्लस 1 OHD 5 OHD। मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD, इट इज व्हाट, इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ऐसा होता है जो रूरल हाईवेज है, जो गांव गली से पास हो रहा है हाईवे, ठीक है, इंटीरियर एरिया से, वहां पे OHD ओके प्रोवाइड अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, लेट सपोज ओके किसी लैंड वैंड के कारण लैंड का प्रॉब्लम हो गया, ये वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किसी रोड पे हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग OHD हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं जो कि OHD से थोड़ा कम होता है। सो व्हाट इज इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इट इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूट ऑफ OHD। हम OHD नहीं प्रोवाइड कर पाने के कारण ISD प्रोवाइड करते हैं। सो लिखिए इसके बारे में, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD लिखिए। ISD इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन OHD कैनॉट बी प्रोवाइडेड। ISD को आप तभी प्रोवाइड करते हो जब हम OHD को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे किसी रोड पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाट, इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर OHD। ये चीज भी आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है। और इसका अगर मैं बताऊं कि कौन सा ज्यादा बड़ा कौन सा सबसे छोटा, तो SSD सबसे छोटा, SSD से बड़ा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, और उससे बड़ा कौन, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। और ISD अगर आपको निकालने के लिए पूछ देगा ISD, तो कैसे निकालोगे, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है, ISD इक्वल टू 2 टाइम्स SSD, ध्यान रखना है। अगर आपसे, चलो और थोड़ा अंदर में जाता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डिकोडर है, आपसे पूछ देगा कि ISD प्रैक्टिकली मेरे को ये बताओ कि ISD हम कहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो आगे चल के मैं एक टॉपिक बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल कर्व। ओके, तो ये जनरली हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर ओवरटेकिंग पर्पस के लिए हम हमेशा OHD नहीं डिजाइन करते, मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व इज नॉट डिजाइन फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज डिजाइन फॉर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, विच इज योर नथिंग बट, जो कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ही है लेकिन उससे थोड़ा कम है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व पे रेस्ट्रिक्शंस काफी रहती है, तो इसलिए वहां भी कुछ लोग ओवरटेक करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ओवरटेकिंग के लिए हम बिल्कुल जगह नहीं देंगे, कितना देंगे, कम देंगे, थोड़ा सा, जो एक्चुअल OHD है उससे कम देंगे। SSD 2 टाइम्स SSD के बराबर का साइड डिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। अब इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, बाय टेकिंग सेटबैक डिस्टेंस वगैरह, ठीक है। सेटबैक डिस्टेंस का एक टॉपिक आएगा जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ाएंगे उसके बाद, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम विजिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। इस पॉइंट पे कोई गाड़ी है तो मतलब एक्चुअली क्या है, कर्व मतलब क्या होता है, ऐसे इस तरह से कुछ घुमावदार चीज है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर कोई गाड़ी है तो इसको एकदम क्लियर कट साइड दिखना है, मतलब ऐसा दिखना है, तो इस जोन में आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, है ना। तो अगर उस जोन में कोई स्ट्रक्चर है तो हम उसको पीछे करवाते हैं ताकि मेरा लाइन ऑफ साइट सही हो। इसलिए घर वगैरह को तोड़ा जाता है, आप देखिएगा, एक्चुअली इसलिए तोड़ा जाता है ताकि साइड डिस्टेंस प्रॉपर्ली मेंटेन हो। चीज समझ में आई, ठीक है। सो अब मोटा मोटी हम लोगों ने सारा टॉपिक कवर कर लिया है साइड डिस्टेंस की, जो भी इंपॉर्टेंट साइड डिस्टेंस अपने को चाहिए था वो कवर कर लिया। कौन कौन सा, स्टॉपिंग, OHD और ISD क्या होता है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब चलिए हम क्या करेंगे, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं ES में, गेट में और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कट होगा, कन्वेंशनल भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो अब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए
मेरा वीडियो में प्रेजेंट रहना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो में प्रेजेंट रहता हूं तो वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाता है। तो वीडियो में बिना प्रेजेंट रहे मैं क्वेश्चंस को बनाऊंगा ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाए। हो सकता है ये जो वीडियो है ये 1.5 घंटे का हो जाए आगे चल के। अभी मैंने प्लान नहीं किया कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, जस्ट सॉल्व करते चलूंगा। ओके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व करेंगे। डाउट आएगा तो आपको हमको कॉन्टैक्ट करना है 7008-420-353। सो क्वेश्चन सेशंस के लिए रेडी रहिए अच्छे से, ठीक है। सो हमको अब क्वेश्चंस करना है। तो ये लिखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से एसएसडी। यहाँ पे बच्चों जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन गेट का है, कोई क्वेश्चन ईएससी का है, कोई क्वेश्चन एसएससी जेई का होगा। ओके, इस तरह से, या फिर कोई क्वेश्चन स्टेट एई जेई का होगा। ओके, वी विल कवर ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मिनिमम साइड डिस्टेंस टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू कार approaching from opposite direction at a speed of 90 and 60 km per hour. Assume coefficient of friction या फिर coefficient of rolling friction as 0.35। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है एक रोड है, इस रोड के ऊपर एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, ठीक है। ये दो कारें हैं, अपने अपने वेलोसिटी से, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो आमने सामने ये दोनों एक दूसरे से ना टकरा जाए, ठीक है, तो मिनिमम कितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए? तो कैलकुलेट कर लेंगे कितना चाहिए, SSD1 प्लस SSD2, यही चाहिए क्या, टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं ये वाला टर्म ताकि आपको समझ में आ जाए। जब भी हेड ऑन कोलिजन वाली बात आएगी, इसका मतलब उसके सामने भी कोई एक गाड़ी आ रही है, वो सामने भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी मूविंग है, तभी तो वो आमने सामने टकराने का बात कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली हमको SSD1 SSD2 निकालना है। तो केस वन, ठीक है, मैं वेलोसिटी ले लेता हूं, जो मेरा वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो SSD हम कैसे निकालते हैं, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस इक्वल टू कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इंटू लैग टाइम TR, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, V स्क्वायर अपॉन 2G ब्रैकेट F इंटू ब्रेकिंग एफिशिएंसी, कहां लिखा रहा है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी प्लस परसेंटेज स्लोप, ठीक है। अब इसको हम मीटर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो मीटर के फॉर्म में लिख देंगे तो क्या लिख देंगे, 0.278 इंटू 90 प्लस, देखो मेरे को ये बताओ आप लोग सब मिलके कि जो रिएक्शन टाइम है वो कितना होता है, प्लस कहां करती है, रिएक्शन टाइम कितना होता है SSD के लिए, इंटू 2.5, ये हो गया, इतना मीटर निकल जाएगा। प्लस सिमिलरली यहां पे 0.278 इंटू 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81। ब्रेकिंग एफिशिएंसी का कोई फंडामेंटल नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो इंटू 0.35, परसेंटेज स्लोप कुछ नहीं है, खत्म कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका SSD1, इसको मैं कहता हूं SSD1। तो निकाल लीजिए कितना आया इसका वैल्यू, तो ये आपको आ जाएगा 153.71 मीटर। देखिए इतना आ रहा है क्या, अगर ये इतना आ गया तो अब आपको क्या करना है, SSD2 को निकालनी है। तो SSD2 को निकालेंगे तो फॉर्मूला तो मैक्सिमम वही रहेगा, तो हमको क्या चेंज करना है, जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर से हेडिंग बना लीजिए, यहीं पर केस 2 कर लीजिए, केस 1 को यहाँ पे केस 2 कर लीजिए, केस 2 कर लीजिए। एंड जो वेलोसिटी है कितना गिवन था क्वेश्चन में, दूसरा वेलोसिटी, जस्ट ए मिनट, 60, तो v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर,
तो अब लिख लीजिए SSD2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, SSD2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5 सेकेंड, ठीक है, प्लस 0.278 इंटू 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35, तो कितना आ जाएगा 82.91 मीटर। ओके, सो ओवरऑल SSD जो आपको चाहिए, ओवरऑल SSD फॉर अवॉइडिंग head on collision equal to SSD1 प्लस SSD2, तो इक्वल टू कितना हो गया 153 पॉइंट कितना था 71 प्लस 82.91 इक्वल टू कितना हो जाएगा 235.92 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन गेट का था। ओके, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। अब की जो क्वेश्चन है ये है आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, ठीक है। कन्वेंशनल क्वेश्चन था 10 नंबर का, 10 मार्क। एसएसडी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। ए व्हीकल मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ऑन ए एक्सेंडिंग ग्रेडियंट, एक एक्सेंडिंग ग्रेडियंट है, उस एक्सेंडिंग ग्रेडियंट पे एक गाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से मूव कर रही है ऑफ ए हाईवे हैज टू कम टू स्टॉप, उसको अपने आप को रोकना है, उसको अपने गाड़ी को रोकना है। हैज टू कम टू स्टॉप पोजीशन टू अवॉइड कोलिजन विथ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्यों रोकना है? ताकि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई मोशन नहीं है, वो रोड के ऊपर है, उससे टकरा ना जाए, इसलिए उसको अपने गाड़ी को रोकना ही होगा, ठीक है। अब आगे कहता है कोमा द रेशियो ऑफ लैग टू ब्रेक डिस्टेंस। एसएसडी के कैलकुलेशन में दो तरह का डिस्टेंस होता है, एक होता है लैग डिस्टेंस, दूसरा होता है ब्रेक डिस्टेंस। तो यहाँ पे कोई रेशियो वाला बात कर रहा है ये लोग कि द रेशियो ऑफ लैग टू ब्रेक डिस्टेंस इज 6:5। वो कितना है? 6:5। अब कहता है कि कंसीडर टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इक्वल टू 2.5 सेकेंड। अगर ये नहीं भी देता तो हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लेते कि वो 2.5 सेकेंड है। एंड कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इक्वल टू 0.36 एंड कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इक्वल टू 0.36। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप, मतलब वो जो एक्सेंडिंग ग्रेडियंट उसका स्लोप तो होगा, उस स्लोप का वैल्यू बताओ। समझ गया? क्वेश्चन क्या पूछ दिया? एसएसडी नहीं पूछ रहा आपसे, वो स्लोप का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं डेटा गिवन। देखिए वेलोसिटी इक्वल टू कितना गिवन है? 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ रेशियो ऑफ किसका दिया था? द रेशियो ऑफ लैग टू ब्रेक डिस्टेंस इज 6:5। लैग डिस्टेंस बाई ब्रेक डिस्टेंस, ब्रेक डिस्टेंस इक्वल टू 6/5, यही दिया है, ठीक है। और आगे क्या दिया है? टोटल रिएक्शन टाइम जो लैग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए लेंगे, इट इज योर 2.5 सेकेंड एंड कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इक्वल टू 0.36। और कुछ दिया था क्या? नहीं। तो हम सबसे पहले अब क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले चलिए हम लैग डिस्टेंस का वैल्यू कितना है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लैग डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू रिएक्शन टाइम, वेलोसिटी
इंटू रिएक्शन टाइम TR। तो वेलोसिटी को मीटर प्रति सेकेंड में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 0.278 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5 सेकेंड। तो ये इतना मीटर में आ जाएगा। तो कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 41.7 मीटर। ठीक है, दिस इज योर लैग डिस्टेंस। अब मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है, हमको लैग डिस्टेंस पता चल गया, तो क्या मैं ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लूंगा। सो BD मेरा क्या होगा, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी BD विल बी इक्वल टू 5/6 इंटू लैग डिस्टेंस LD, तो इक्वल टू 5/6 इंटू 41.7 मीटर। मतलब जो BD है इट इज स्मॉलर देन योर लैग डिस्टेंस। ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट ए मिनट। तो ये आपका आ जाएगा 34.75 मीटर। कैलकुलेट करिए, तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी निकल गया। ठीक है, सो व्हाट विल बी योर SSD। अब हम SSD निकाल लेंगे, जस्ट ए मिनट, पेज थोड़ा। तो SSD विल बी इक्वल टू 41.7 प्लस 34.75 जो कि होगा आपका 76.45 समथिंग, इतना मीटर। तो आपने क्या किया, आपने SSD निकाल लिया। ठीक है, अब आपको SSD मालूम है, तो क्या मेरे को SSD का फॉर्मूला भी मालूम है कि SSD हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो SSD हम कैसे निकालते हैं, लैग डिस्टेंस जो भी होता उसमें प्लस करते ब्रेकिंग डिस्टेंस, यही तो मेरा फॉर्मूला है। तो इसको अगर एक्सपैंड करूं तो ये क्या होगा, तो लैग डिस्टेंस को तो LD ऐसे ही लिखता हूं मैं, यहाँ पे LD लिखूं या फिर मैं डायरेक्ट लैग डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया हूं, मैं इसको डायरेक्ट 41.7 लिख देता हूं। ठीक है, इतना। या फिर मैं सिंपली ऐसे करता हूं ना, SSD को छोड़िए, हमको क्या निकालना है, हमको स्लोप का वैल्यू निकालना है। हमको फाइनली क्या आइडेंटिफाई करना है, स्लोप। तो स्लोप मैं कहां से निकाल सकता हूं, जो देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस का मेरा फॉर्मूला है, ये क्या होता है, अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस में मीटर में निकाला हूं ना, कितना निकाला हूं, 34.75 मीटर। तो मैं मीटर में फॉर्मूला को अगर एक्सपैंड करूं फॉर एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट क्या था, एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट था कि गाड़ी आपका एक एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट के ऊपर चढ़ रही है। ओके, और एक वेलोसिटी के साथ थी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 kmph, और कोई ऑब्जेक्ट आगे में रखा हुआ है। ठीक है, तो गाड़ी को स्टॉप करना है, तो आप ब्रेकिंग डिस्टेंस को इक्वेट करिए, क्योंकि इसी में आपको परसेंटेज स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आएगा, थीटा वाला। ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, 0.278 v का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g ब्रैकेट f इंटू एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक प्लस s%। यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेंडिंग ग्रेडियंट का केस है, ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट का केस होता, मतलब उतर रहे होते ढलान से, तो यहाँ पे माइनस s% रहता। समझ गए चीज को, तो ठीक है, इक्वेट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला बना लीजिए, 34.75 इक्वल टू 0.278 इंटू 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.36 प्लस आपका s%। तो ये पूरे इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, वो क्या, s%। आप कैलकुलेट करिए s% कितना आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू समथिंग, जो s% का वैल्यू निकालोगे तो ये s% इक्वल टू आ जाएगा आपका समथिंग 0.0480 ऐसा। ठीक है, तो अगर मतलब हमको जस्ट स्लोप लिखना है, ओके, तो स्लोप इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, स्लोप अगर मतलब मैं 100 से मल्टीप्लाई करके लिखूं, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो स्लोप इक्वल टू 4.8। ठीक है, ये 4.8, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मीटर के हॉरिजॉन्टल लेंथ में 4.8 मीटर राइज, 100 मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ, इसमें 4.8 मीटर राइज, और ये है आपका थीटा, ये है आपका एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट, ये है आपका गाड़ी। समझ गए, दिस इज योर
सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का था, ईएससी का कन्वेंशनल है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की कन्वेंशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है, उसका ड्राइवर 65 किलोमीटर प्रति घंटे से वो चल रहा है। ऑन एन अपग्रेडियंट, ऑन एन अपग्रेडियंट, अपग्रेडियंट कहने का मतलब है इस तरह का ऊंचा रास्ता, अपग्रेडियंट कॉमा रिक्वायर्स 10 मीटर लेस टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक देन ए ड्राइवर ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड डाउन द सेम ग्रेडियंट, ओके, कॉमा f इक्वल टू 0.4 फाइंड द स्लोप। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए क्या कह रहा है, बड़ा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है कि सबसे पहले ये ले लो, कह रहा है कि एक ड्राइवर है जो डाउन द ग्रेडियंट जो जब चलेगा वो गाड़ी, ठीक है, तो मान लो कि वो इस पॉइंट पे ब्रेक लगाया, एक पॉइंट पे, ओके, एक पॉइंट पे उसने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगा दिया तो जितना डिस्टेंस, जितना लेंथ वो कवर करेगा स्टॉप होने में, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं, लेट्स सपोज इट इज योर x1, ओके, इट इज योर x1, मतलब डाउन द ग्रेडियंट जब ट्रेवल कर रहा है आपका ड्राइवर, तो जितना इसको डिस्टेंस लगेगा, मतलब ब्रेक लगाने के बाद रुकने के लिए जितना डिस्टेंस चाहिए, लेट्स सपोज उसको मैं मान लेता हूं x1, तो सेम ड्राइवर सेम स्पीड के साथ अप ग्रेडियंट पे जब चल रहा है, सेम ड्राइवर सेम स्पीड के साथ जब अप ग्रेडियंट पे चल रहा है, और ग्रेडियंट भी सेम है, सेम कहने का मतलब है जितना डाउन ग्रेडियंट है उतना ही अप ग्रेडियंट भी है। क्वेश्चन को अच्छे से लिखो और समझो, है ना, और स्पीड भी सेम है, ड्राइवर भी सेम है, लेकिन जब अप ग्रेडियंट में चल रहा है तो कह रहा है कि उसको 10 मीटर कम चाहिए, मतलब x1 जितना है उसके कंपैरिजन में 10 मीटर लेस चाहिए ब्रेक लगाने के बाद रुकने के लिए, तो स्लोप का वैल्यू कितना होगा ये निकाल के बताइए। क्या आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन 10 नंबर की है, बस एक रिलेशन से बिल्डअप करना है। चलो बिल्डअप करते हैं, का ठीक, लव यू गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। सो मैं मान लेता हूं लेट, ओके, लेट कि द ड्राइवर ट्रेवलिंग अप ग्रेडियंट require x1 stop, x1 braking distance to stop, x1 braking distance to stop, ठीक है। सिमिलरली मैं ये मान लेता हूं और एक चीज, लेट कि द ड्राइवर ट्रेवलिंग, अच्छा यहां पे लिखिए ड्राइवर, ड्राइवर छूट गया, ड्राइवर, ठीक है, द ड्राइवर ट्रेवलिंग, इस तरह से आंसर करना होता है कन्वेंशनल क्वेश्चन को, ट्रेवलिंग डाउन ग्रेडियंट रिक्वायर x2 ब्रेकिंग डिस्टेंस टू स्टॉप, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ आगे जो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो x1 इक्वल टू क्या होगा, 0.278 v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g f प्लस s परसेंटेज। ये x1 मतलब एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट के केस में, एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट के केस में, एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट कहने का मतलब आप चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहां पे प्लस सिंबल का यूज हो गया, क्लियर है। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू क्या होगा, अच्छा x2 इक्वल टू क्या होगा, x1 तो लिख लिया, x1 इक्वल टू क्या होगा, x1 इक्वल टू होगा आपका 0.278 v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g ब्रैकेट f माइनस s परसेंट। अच्छा ये x2 होगा ना, सॉरी ये x2 मतलब ये
डाउन ग्रेडियंट, एक मिनट में देख लेता हूं किसको x1 बोला हूं, ट्रेवलिंग, अच्छा डाउन ग्रेडियंट को मैंने x1 बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, नहीं, द ड्राइवर ट्रेवलिंग अप ग्रेडियंट को मैंने x1 बोला है, तो ये सही है। लेट द ड्राइवर ट्रेवलिंग डाउन ग्रेडियंट को मैंने x2 बोला है, ठीक है। डाउन ग्रेडियंट को मैंने x2 बोला है, तो ये x2 होगा, हाँ ये सही है। तो मतलब ये डाउन ग्रेडियंट, ये होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन? मतलब आप नीचे उतर रहे हैं। अब क्वेश्चन में जो लॉजिक दिया है, क्वेश्चन में लॉजिक क्या दिया है कि कोई ड्राइवर नीचे उतरने में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट्स सपोज वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x2 डिस्टेंस, ठीक है। कोई ड्राइवर नीचे उतरने में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, x2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो जब सेम ड्राइवर ऊपर चढ़ रहा है तो उसको रुकने के लिए, जब वो ब्रेक लगाता है तो उसको रुकने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, x2 माइनस 10, मतलब जितना x2 है उससे 10 मीटर पहले ही वो रुक जाएगा। सो यहां से बाय यूजिंग द लॉजिक इन द क्वेश्चन मैं एक कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं कि जब अप ग्रेडियंट पे ड्राइवर चल रहा है तो उसको जब वो ब्रेक लगाएगा तो रुकने के लिए कितना ब्रेकिंग डिस्टेंस उसको चाहिए, x1 का। अब क्वेश्चन में जो लॉजिक दिया वो क्या दिया है कि ये x1 बराबर कुछ नहीं बल्कि क्या है, x2 माइनस 10 मीटर की नहीं, ये इक्वेशन बनेगा x1 इक्वल टू x2 माइनस 10 मीटर। क्या समझे? तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए चीजों को, तो 0.278 v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g f प्लस s% मस्ट बी इक्वल टू 0.278 v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g f माइनस s% माइनस 10। क्या यही आपका इक्वेशन है? दिस इज योर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमको सब चीज मालूम है। सब चीज मालूम होने का मतलब क्या, v मेरे को मालूम है, नोन, s मालूम है, सॉरी s अननोन है, f का वैल्यू नोन, g का वैल्यू नोन। g तो एज्यूम कर लेंगे, बचपन से एज्यूम करते आ रहे हैं, 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में v का वैल्यू 65 दे दिया है और f का वैल्यू 0.4 दे दिया है, ओके। तो ये जो पूरा इक्वेशन, इसमें सब कुछ नोन है, एक ही चीज अननोन है, कौन सा, s%। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को पुट करके, तो क्या मेरे को ये s% का वैल्यू नहीं मालूम हो जाएगा? मैं उतना बुड़बक हूं नहीं ना, निकाल लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन का टास्क मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करके आप मेरे को आंसर बताओ कि आप केवल s% जो इसको सॉल्व करने के बाद जो निकलेगा ना, वही वैल्यू मेरे को बताओ और वीडियो में कमेंट करना। तो इससे मालूम होगा बच्चा लोग कि आप लोग पढ़े हैं और सीरियसली मेरे बातों को सुन के क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए हैं, ठीक है। सो इसका कमेंट करिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपका गेट 2014 का, ठीक है, शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसका है, ओके। 1 मार्क, अधिक नहीं, 1 मार्क। लेकिन कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, भले 1 मार्क है लेकिन गेट में इंपॉर्टेंट है ये 1 मार्क भी। द परसेप्शन रिएक्शन टाइम फॉर ए व्हीकल ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर given the coefficient of longitudinal friction equal of 0.35 and stopping side distance of 170, assume g equal to इतना इस डैश सेकेंड। मतलब आपको क्या पूछा, आपको अब पूरे क्वेश्चन में सब डेटा दे दिया है। व्हाट इज रिएक्शन टाइम, परसेप्शन रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम टी आर आपको पूछा है, तो ये कैसे निकल जाएगा? देखो एस एस डी इक्वल टू क्या होता है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस की नहीं, तो लैग डिस्टेंस इक्वल टू हम कैसे लिख देंगे, 0.278 इंटू वी इंटू टी आर, ठीक है, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू सेम 0.278 वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जी इंटू, अब ये यहाँ पे कोई स्लोप वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज ए हॉरिजॉन्टल रोड, तो डिवाइडेड बाई 2g f डायरेक्टली हो जाएगा। सो
SSD का वैल्यू आपको दिया है मीटर में, इट इज 170 मीटर। तो 170 इक्वल टू 0.278 इंटू 90 इंटू TR प्लस 0.278 इंटू 90 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35। तो ये पूरे इक्वेशन में क्या अननोन रहा? ये पूरे इक्वेशन में TR का वैल्यू अननोन है। तो कैलकुलेट करिए TR इक्वल टू, यू विल गेट समथिंग आंसर 3.15 सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, ये हिमाचल प्रदेश ए का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। ए 4 लेन डिवाइडेड हाईवे with each carriageway being 7 meter wide is to be constructed in a zone of high rainfall। अच्छा, ये 4 लेन डिवाइडेड हाईवे का मतलब समझ रहे हैं? मतलब यहाँ देखिए ऐसा है, ये बीच में एक डिवाइडर है, ठीक है, डिवाइडर होगा जिसपे पेड़ पौधा ये सब लगाएंगे, ये डिवाइडर होगा। फिर यहाँ पे एक रोड, यहाँ पे एक रोड, ठीक है, दोनों बगल मतलब 2-2 लेन होगा। फिर समझ गए? ये आपका एक कैरेज वे होगा, दिस इज वन कैरेज वे, दिस इज वन विड्थ ऑफ कैरेज वे। ये 7 मीटर की है, ये 7 मीटर की है, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है इधर इस तरफ से मूवमेंट होगा और इधर इस तरफ से, ऐसा कुछ सिस्टम है। आगे कहता है, इन दिस स्ट्रेच द हाईवे हैज ए लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ 3% and is provided a camber of 2%. What is the hydraulic gradient on this highway in this stretch? तो कैम्बर का मतलब तो मैंने आपको बताया था, आप समझ पा रहे हैं कि देखिए कैम्बर इस तरह से हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कैम्बर को प्रोवाइड करता है, मतलब रोड के क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपको कैम्बर दिखेगा। तो मान लीजिए ये रोड है, ये रोड है, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही पानी, बरसात का पानी आता है तो बगल से ड्रेन आउट होके जो साइड में ड्रेन्स आप प्रोवाइड करेंगे, इसमें जाके वाटर आपका कलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन दी मींस टाइप ऑफ रोड एंड एरिया ऑफ रेनफॉल, हैवी एंड लो रेनफॉल, मैंने आपको कैम्बर का डेटा भी दिया हुआ था कि कहां पर कितना कैम्बर हमको प्रोवाइड करना है, किस रोड के लिए, जैसे अर्बन रोड के लिए, हाई बिटुमिनस पेवमेंट के लिए, सब चीजों के लिए। तो ऑब्वियसली ये नेशनल हाईवे टाइप का रोड है, तो ये हाई बिटुमिनस पेवमेंट होगा। और हैवी रेनफॉल यहाँ पे कहा हुआ, हाई रेनफॉल, तो यहाँ पे कैम्बर आपको 2% का दिया हुआ है, जो कि हम देते भी हैं। समझ गए चीजों को, ठीक है। अब आपसे लेकिन सवाल पूछा है कि व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, इसी को हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, कहने का मतलब है ये मान लो आपका लेंथ ऑफ रोड है, ये लेंथ बता रहा हूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन नहीं, लेंथ ऑफ रोड। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आप देखेंगे रोड पे, मान लो आप यहाँ पे खड़ा हो गए, ठीक है, एक्चुअली में होता कि आप यहाँ पे खड़ा हो गए, आप अब देखेंगे जब, तो आपको दिखेगा जो रोड है ना, वो एकदम सीधा एक ही लेवल पे नहीं रहता है, वो बल्कि क्या होता है, जो एक्चुअली रोड होता है वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए ऐसा डाउन जाएगा, फिर ऐसा ऊपर जाएगा, फिर ऐसा, इस तरह से रहता है, ताकि और साथ ही साथ आपका कैम्बर भी रहता है रोड के ऊपर, अलोंग द क्रॉस सेक्शन कैम्बर भी रहेगा। और रोड में इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड ट्रांसफर ग्रेडियंट दोनों का कॉम्बिनेशन हम प्रोवाइड करते हैं, तब जाके एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनती है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करने का भी मकसद वही है कि जो भी बरसात का पानी आएगा, वो मान लो जो कैम्बर के थ्रू से बाहर नहीं जा पाए, तो कुछ ऐसे बाहर निकल जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, इस तरह से पानी की मूवमेंट होगी। तो ये पर्पस होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करने का। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट का ही दूसरा नाम है। तो देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, तो आपसे पूछा केवल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सब डेटा देके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3%, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसा होता है। तो आप क्वेश्चन देख के मत घबराइए कि क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, बस चीज अगर आता है आपको, कॉन्सेप्ट अगर आता है, तो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला, आपके हाथ में है क्वेश्चन बाबा। ओके, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल सी क्वेश्चन है, यूपी पीएससी एई का पेपर का क्वेश्चन है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। 2019 में जो क्वेश्चन हुआ था उसमें कोई शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है।
पूछा है द टाइप ऑफ कैम्बर विच इज बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट, मतलब जो सीमेंट आरसीसी रोड होगा उसमें हम किस तरह का कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। तो हमने क्या बोला था आपको, स्ट्रेट लाइन कैम्बर। तो ऑप्शन में है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कैम्बर। लेकिन अगर आपसे यही पूछता बिटुमिनस रोड है तो वहां पे हम क्या पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। अब मेरे को ये बताओ स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक में किसका कंस्ट्रक्शन इजी है, कास्टिंग किस कैम्बर को रोड पे एक्चुअली प्रोवाइड करना इजी होता है। इजी मतलब कंस्ट्रक्शन के मामले में मैं बात कर रहा हूं, तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर का कास्टिंग आप इजीली कर सकते हो, इट इज इजी टू कास्ट। लेकिन स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर में बेस्ट कौन है, अच्छा कौन है, कंफर्ट कौन ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है, सेफ्टी कौन प्रोवाइड करता है, पैराबोलिक कैम्बर, कंफर्ट एंड सेफ्टी। समझ गए चीजों को, ठीक है, याद रखिएगा चीजें। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पीजीसीआईएल का था, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, पीजीसीआईएल का पीएसयू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिजायरेबल अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन पूछ रहा है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन पूछ रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मिनिमम वैल्यू एंड लैटरल डायरेक्शन में। तो रोलिंग फ्रिक्शन का रेंज आपको पता है वो कितना होता है, 0.352 लेके 0.40 के बीच में आईआरसी रेकमेंड करता है। और लैटरल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट रेकमेंड करता है वो एक ही वैल्यू है, याद रखना हमेशा 0.15, पहले ही बता रखा है, ठीक है। अब ये जो 0.15 वाला टर्म है ये लैटरल स्कीडिंग को प्रिवेंट करता है, जिसका यूज हम कहां पे करते हैं, इन डिजाइनिंग दी हॉरिजॉन्टल कर्व, बाकी और कहीं पे इसका यूज नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व को जब हम डिजाइन करेंगे तो वहां पे ये लैटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट का यूज होता है, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन 0.35 टू 0.40 इसका यूज किसमें होता है, इसका यूज होता है जैसे कि ऐसे साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन में, साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन में अभी आपने देखा, ठीक है, साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन में होता है। जैसे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब जो वैल्यू है उसको यूज कर रहे हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के कैलकुलेशन में हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन एसएसडी का कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं ना। बेसिकली वो क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ना। तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, इन सब चीजों को कैलकुलेट करने में रोलिंग फ्रिक्शन आपका काम करता है, क्लियर है। और जो 0.15 वाला कॉन्सेप्ट है ये कहां पे काम करता है, हॉरिजॉन्टल कर्व पे लैटरल स्कीडिंग को प्रिवेंट करने में, ओके। तो याद रखिएगा कितना हो गया, तो मिनिमम वैल्यू पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 0.35 एंड 0.15। टिक लगा देते तो आंसर मिल जाता क्या नहीं। इसमें भी बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, क्या करोगे फिर, आंदोलन, हंगामा, प्रोटेस्ट, कौन सुनेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन से रिलेटेड और एक चीज आप जान लीजिए, ये सब चीज तो मैंने बता ही दिया। देखो मिनिमम आईआरसी कितना, 0.15 हॉरिजॉन्टल कर्व के डिजाइन के लिए। देखो जब एक्सप्रेसवे होता है, एक्सप्रेसवे या फिर फ्री वे जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वहां पे डिजाइन स्पीड ज्यादा होता है, ओके। तो वहां पे आपका ये जो लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एक्चुअली वो तो 0.15 मेंटेन करते हैं, लेकिन वहां पे 0.1 का वैल्यू भी एक्सेप्टेबल होता है। तो ये एक्सप्रेसवे फ्रीवे के लिए लैटरल फ्रिक्शन का वैल्यू 0.1 तक एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन ये आईआरसी ने कहा है क्या, आईआरसी ने कहा है क्या, नो, आईआरसी ने ये नहीं कहा है। लेकिन कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें इस तरह का भी डेटा पूछ लिया जाता है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा 0.1 का भी वैल्यू कुछ है, ऐसे उतना जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखना है और क्या। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के बारे में, स्पीड के साथ इसका वेरिएशन देख लो। देखो लो स्पीड फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू ज्यादा, हाई स्पीड फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम, ठीक है। लेकिन कम तो सबसे कम कितना, 0.35, ज्यादा तो सबसे ज्यादा कितना, 0.40, कम तो सबसे कम कितने हाई स्पीड पे, 80 से ज्यादा पर, ग्रेटर देन 80 किलोमीटर पर आवर पे,
ये टेबल देखो ना यहाँ पे, इस टेबल को, ठीक है, मैं टेबल को पॉइंट आउट कर रहा हूं। कम तो किससे कम, लेस देन इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, 30 या उससे कम किलोमीटर पर आवर पे अगर व्हीकल है और ब्रेक मारा है तो कितना का फ्रिक्शन काम करेगा, 0.40 का फ्रिक्शन काम करेगा, यही मतलब हुआ, समझ रहे हैं? ओके, और उसके बीच का रेंज ये है 40, 50, 60। याद करना चाहो तो याद कर लो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो केवल ये दोनों याद रखना, 80 से ज्यादा और 30 या 30 से कम। तो 80 से ज्यादा के लिए 0.35 और 30 या 30 से कम के लिए 0.40। अब मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन में एग्जाम में दे दिया है आपको, क्या दे दिया है कि जो आपका डिजाइन स्पीड है, डिजाइन स्पीड मतलब जिस स्पीड में व्हीकल चल रहा है वो लगभग 60, 65, 50, 55 ऐसा कुछ स्पीड दे दिया है। अब एग्जैक्टली आपको वो वैल्यू याद नहीं है, कौन सा, मतलब जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का, और क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया नहीं है और आपको यूज करना है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली ईएससी में मिलेगा, वो भी कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो अगर ईएससी कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस में आप बैठे हैं और ऐसा कुछ आ गया जिसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही नहीं दिया है, इसका मतलब वो ये चाहता है कि आपको ये टेबल याद है कि नहीं, ये टेबल याद है कि नहीं। तो एक रफ आइडिया बताता हूं, अगर ये टेबल याद भी नहीं है, कम से कम ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज आपको याद है, तो आप बीच का एवरेज ले लीजिए, मतलब कुछ भी ले लो, 0.35 और 0.40 का बीच का, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो मतलब 30 से जैसे ज्यादा स्पीड होगा तो 30 से थोड़ा कम हो जाएगा, फिर 0.38 अकॉर्डिंगली, है कि नहीं। मतलब 80 के आसपास, 80 से फिर स्पीड कम है, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्या ले लोगे, 0.34 ले लेना, सॉरी 0.36 ले लेना, है ना। फिर 50 के आसपास स्पीड है, 0.37 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब एक अनुमान लगा के ले लेना है, कुछ भी ले लेना, 0.37 या 0.37172 कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर वही अप्रोक्सीमेटली सही निकलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, घबराओगे नहीं, घबराओगे,